ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं अपन। साइंस का पार्ट है। आज मैं साइंस की शुरुआत कर रहा हूं। उसमें अपन का पहला टॉपिक रहेगा ब्लड का रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या है टॉपिक, इसकी जानकारी मैं आपको बेहद लॉजिकल और विथ डायग्राम के साथ बताऊंगा और उसके बारीकी जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको अपन क्लियरली देखेंगे। तो कैसा है देखना रक्त परिसंचरण। पहले देखते हैं इस हेडिंग को भी। रक्त आपको डेरिवेशन आती होती है एक अर्ध ठोस तरल संयोजी ऊतकों का समूह है, ब्लड कहलाता है। अब परिसंचरण यानी कि इनका रक्त का गमन वाहिकाओं के माध्यम से या खुला और बंद दोनों तरीके से हो सकता है, वही क्या कहलाता है, परिसंचरण। अब तंत्र, इसके परिसंचरण गमन के लिए जो भी अंगों का सहयोग होता है वो अंग सारे मिलकर क्या कहलाएंगे, तंत्र कहलाएंगे, सिस्टम कहलाएंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इस ब्लड परिसंचरण तंत्र के अंदर अपन को कौन कौन से पॉइंट नोटेट करने पड़ेंगे जिसके आधार पर ये आगे की जानकारी को पूर्ण करेगा। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पढ़ेंगे रक्त को। दूसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे रक्त समूह को। तीसरा अपन का पॉइंट रहेगा हृदय। चौथा अपन का पॉइंट रहेगा वाहिकाएं। चौथा पॉइंट रहेगा वाहिकाएं। और पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे अपन रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। वेरी इंपोर्टेंट है। सबसे पहले अपन जानकारी करेंगे ब्लड की। आखिर क्या होता है ब्लड। ये ब्लड अपन को मालूम है कि एक अर्ध ठोस तरल संयोजी ऊतक जरूर है, लेकिन इसका निर्माण दो प्रकार से होता है। एक तो इसके अंदर प्लाज्मा रहेगा और एक इसके अंदर रक्त कणिकाएं रहेगी, रक्त कणिकाएं। अब सेकंड हेडिंग अपन की रहेगी रक्त समूह है। रक्त समूह है अपन के ग्रुप, ब्लड ग्रुप रहेंगे चार प्रकार के। ए बी, बी और ओ ग्रुप। ब्लड ग्रुप को अपन चार प्रकार में देखेंगे, ए बी और ओ ग्रुप। फिर अपन हार्ट का अध्ययन करेंगे। फिर वाहिकाएं। वाहिकाएं भी इसके अंदर यदि बंद परिसंचरण पढ़ेंगे अपन तो उसके अंदर आर्थ्रोपोडा है, वो मोलस्का है, उसके अंदर तो खुला पाया जाएगा। लेकिन आपके कोर्डेट के सदस्य स्तनधारी हैं, उसके अंदर बंद रक्त संचरण पाया जाएगा। उसके अंदर कौन कौन सी दो वाहिकाएं होती हैं, एक तो शिरा होती है और एक क्या होती है, धमनी होती है। कुछ इस प्रकार अपन का पढ़ने का टारगेट रहेगा अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहली अपन की हेडिंग रहेगी रक्त की। आखिर क्या है जानकारी, रक्त क्या होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र है। इस हेडिंग के अध्ययन को भी क्या कहते हैं, कई दफे यह प्रश्न आ चुका है कि परिसंचरण के अध्ययन को क्या कहते हैं। परिसंचरण के अध्ययन को दोस्तों कहते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। परिसंचरण के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। और रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी। और हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। इस प्रकार की जानकारी को अपन स्टेप बाय स्टेप आगे के पोर्शन में स्टार्ट करते हैं। तो देखना क्या होता है रक्त। तो रक्त एक वो चीज है जिसमें अर्ध ठोस तरल ऊतक समूह का क्या होता है, योग होता है। तो मैं आपको ब्लड के बारे में बता रहा हूं, क्या है ब्लड।
रक्त, अर्ध ठोस, अर्ध ठोस तरल संयोजी उत्तकों का समूह है, क्या कहलाता है? ब्लड कहलाता है। अर्ध ठोस, ऐसे कभी भी मत कहना कि उत्तकों के समूह को या तरल लिक्विड उत्तकों के समूह को अपन क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। अब इसमें इस प्रकार अपन कह सकते हैं अर्ध ठोस तरल संयोजी उत्तकों का समूह है, रक्त कहलाता है। अर्ध ठोस कैसा? जैसे जेली का जमना होता है ना, उस प्रकार जेली का जमना, जेली का जमना बिल्कुल एकदम ठोस नहीं होता है, थोड़ा सा जेली जिस प्रकार जमती है उस प्रकार जेली का जमने जैसा इसका रक्त का रूप रहता है। तरल यानी लिक्विड द्रव्य, और संयोजी यानी कि जुड़ना, जुड़ना किसका? उत्तकों का। उत्तक क्या होते हैं? कोशिकाओं के समूह, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। इनका समूह है उत्तकों यानी कोशिकाओं का छोटे छोटे का जुड़ना, और वो भी कैसे? तरल लिक्विड और कैसी? जेली के समान अर्ध ठोस, उसको क्या कहेंगे अपन? ब्लड कहेंगे। अब ब्लड के इंपोर्टेंट पर्सन क्या है यहां पर देखते हैं, बेसिक जानकारी। ब्लड के जिनको तो अपन ने कहा कि क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी। लेकिन ब्लड का जनक कौन है? ब्लड का जनक है विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, जिसने इस परिसंचरण को सबसे पहले घोड़े में देखा था। ऐसे कभी भी मत कहना कि ब्लड समूह है, ग्रुप है, उसको कौन? लैंड स्टीनर और विनस ने मक्का के रिसस नामक बंदर में देखा था, वो चीज अलग है, ग्रुप को आगे अपन देखेंगे। अब अपन देखते हैं जनक के बाद में ब्लड होता कितने प्रकार का, यानी किस किस प्रकार घमन करता है उसको देखते हैं। ब्लड दो प्रकार से, एक तो बंद प्रकार और एक खुला प्रकार, खुला प्रकार। बंद प्रकार जिस प्रकार अपन का मानव है, स्तनधारी मेमेलिया वर्ग के जितने भी हैं, उसके अंदर घमन करने के लिए वाहिकाएं होती है, जो अपन कह सकते हैं शिराएं और धमनी, उसके अंदर उसका घमन करना ही क्या कहलाता है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब इसके अंदर आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के जितने भी होंगे वो किसके होंगे? खुले के। ऑर्थोपोडा वे मोलस्का, इस संघ के जितने भी जीव प्राणी होंगे उसके अंदर क्या होगा? खुला, और अपन कह सकते हैं स्तनधारी, स्तनधारी या कोर्डेट कशेरुकी, जितने भी प्राणी हैं उसके अंदर किस प्रकार का ब्लड संचरण पाया जाता है? अपन कहेंगे बंद प्रकार का पाया जाता है। उसके अंदर घमन करने के लिए वाहिकाओं की आवश्यकता होगी, इसके अंदर घमन करने के लिए वाहिकाओं की आवश्यकता नहीं होगी आपके। जिस प्रकार अपन कह सकते हैं कॉकरोच का, इसके अंदर अपन मनुष्य जाति को ले सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये ब्लड होता क्या है, किस प्रकार का इसका विलयन है, उस विलयन को देखते हैं। ब्लड का विलयन, रक्त का विलयन कैसा होता है? रक्त का विलयन कैसा होता है? वेरी इंपोर्टेंट चीज है, ये एक बफर विलयनीय पदार्थ है। किस प्रकार का? बफर विलयन, बफर विलयन। बफर विलयन, अब बफर विलयन कैसा? कार्बोनिल, कार्बोनिल बफर विलयन कैसा होता है? कार्बोनिल बफर विलयन होता है।
अब अपन समझते हैं कि आखिर बफर क्या चीज है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट चीज है बफर। बफर उस चीज को कहते हैं जिसमें पीएच के मान पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी आपके किसी प्रकार का अम्लीय क्षारीय कोई भी पदार्थ पीएच मान को कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो अपन कहेंगे बफर विलयन वो है जिसमें पीएच का मान प्रभावित नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? बफर विलयन कहलाता है। कैसे? मैंने कहा मान लीजिए रक्त का पीएच 7.4 है, तो कह सकते हैं हल्का क्या है? क्षारीय है, हल्का क्षारीय है। तो बफर विलयन इसमें प्रभावी कैसे होगा उस चीज को देखना है। जिस प्रकार अपन मान लीजिए ऑक्जेलिक अम्ल है टमाटर के अंदर, ज्यादा खाते हैं टमाटर, तो अपन कहते हैं कि शरीर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा हुई है, तो क्या ये ब्लड को प्रभावित करेगा? क्या इसकी पीएच को प्रभावित करेगा? क्या नहीं करता है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? रक्त एक कैसा विलयन है? बफर विलयन है, जिसमें पीएच का मान बिल्कुल भी आपका प्रभावित नहीं होता है। और इसका रक्त का पीएच होता है 7.4। अब होता कितना है शरीर के अंदर? कितना होता है शरीर के अंदर? तो शरीर के अंदर इसकी मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, या अपन कह सकते हैं व्यक्ति के भार का 7 से 8% तक। व्यक्ति के भार का 7 से 8% क्या होता है? रक्त होता है। अब अपन देखते हैं, इसमें भी ध्यान रखने योग्य बात है कि मेल एंड फीमेल में इसकी मात्रा क्या होती है? अलग होती है। आधा लीटर फीमेल के अंदर रक्त क्या होता है? मेल से कम होता है। इस चीज का आप भी ध्यान रखना, नोट करना। अब आगे पढ़ते हैं, ब्लड निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस चीज को देखना है अपन को। रक्त निर्माण की प्रक्रिया, रक्त निर्माण की प्रक्रिया, हीमोपोइसिस कहलाती है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोपोइसिस कहलाती है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को वेरी इंपोर्टेंट चीजें ध्यान रखना, हीमोपोइसिस कहते हैं, लेकिन रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी जरूर कहते हैं। फिर इसके आगे अपन देखते हैं कि ये रक्त अपन के शरीर में आपने देखा था कि 5 से 6 लीटर तक होता है और उसके भार का 7 से 8% होता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, एक यूनिट है, मान लीजिए एक यूनिट है, उसके अंदर 300 ml होता है। एक यूनिट के अंदर कितना होता है? 300 ml रक्त होता है। लेकिन आप ऐसा नहीं अमेरिका में जाकर बोल दी कि मुझे 1 यूनिट ब्लड डोनेट करना है, तो वो आपका 420 ml क्या हो जाएगा? डोनेट हो जाएगा। ये 1 यूनिट अमेरिका में बोलते हैं 420 ml अमेरिका के अंदर, और भारत में इसका मान है 350 ml भारत के अंदर। इस चीज का भी आप ध्यान रखना। इसके आगे अपन चलते हैं कि नॉर्मल जानकारी के अंदर अपन की इसके अगले वाली जानकारी आती है कि रक्त शरीर में तो अपन जानते हैं बेसिकली कि क्यों नहीं जमता है? हिफेरिन वर्ण के कारण रक्त वाहिकाओं में जमता नहीं है। शरीर में रक्त हिपेरिन वर्णक के कारण नहीं जमता, लेकिन अपन के दिमाग में ये चीज आती है कि यहां पर तो हिपेरिन वर्णक है शरीर के अंदर, तो इस कारण वाहिकाओं में नहीं जमता, लेकिन ब्लड बैंकों के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता है?
क्या उसके अंदर मिलाया जाता है, उस चीज को देखते हैं। रक्त बैंक में रक्त को जमने से रोकने के लिए सबसे पहले कई दफे प्रश्न आ चुका है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। सबसे पहले अपन को करना है 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको ब्लड बैंक में रखा जाता है। किसको? रक्त को। अगर इसका फ़ारेनहाइट लेते हैं तो 40 फ़ारेनहाइट पर इसको क्या रखा जाता है? ब्लड बैंक के अंदर। अब अपन को देखना है कि ये जमता क्यों नहीं है उस चीज को। इसको जमने से रोकने के लिए इसके अंदर मिलाया जाता है EDTA। EDTA का फुल फॉर्म नाम है एथिलीन डाइएमीन ट्रेटा एसीटेट। एथिलीन डाइएमीन ट्रेटा एसीटेट। और इसके अंदर मिलाया जाता है सोडियम सिट्रेट। ब्लड बैंक में रक्त को जमने से रोकने के लिए EDTA या सोडियम सिट्रेट या इसके अंदर कैल्शियम ऑक्सीलेट भी मिलाया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीलेट भी मिलाया जाता है। इस कारण वो क्या होता है? ब्लड रक्त बैंकों के अंदर जमता नहीं है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि रक्त आखिर है क्या, कितने प्रकार में इसको विभाजित करके इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं, जिन समूह से रक्त का निर्माण होता है। तो ये अपन देखते हैं रक्त का वर्गीकरण। रक्त के अंदर दो क्रिया पाई जाती है। एक तो है प्लाज्मा, रक्त के अंदर पाया जाता है प्लाज्मा। एक होता है रक्त कणिकाएं। अब अपन कह सकते हैं प्लाज्मा की मात्रा रक्त के अंदर कितनी होती है? 55% होती है प्लाज्मा की मात्रा। और रक्त कणिकाओं की मात्रा रक्त के अंदर कितनी होती है? 45%। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब अपन को देखना है कि प्लाज्मा 55% होता है। इसी प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% H2O जल पाया जाता है। 90 से 92% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और अपन कह सकते हैं 8 से 10% इसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। अब इसके अंदर 8 से 10% प्रोटीन पाए जाते हैं। अब इसके अंदर अपन को देखना है कि प्रोटीन भी इसके अंदर कितने? 3 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, यानी कि फाइब्रिन। पहला प्रोटीन है फाइब्रिन। अब फाइब्रिन का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। फाइब्रिन का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। जब भी अपन के कोई भी चोट आती है तो रक्त का थक्का कौन बनाता है? फाइब्रिन प्रोटीन बनाता है, प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन। इसका कार्य होता है अपन के शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करना। प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करना। रोगाणुओं से लड़ने के लिए भी इस प्रकार का प्रोटीन अपन के शरीर में आवश्यक है, ग्लोब्यूलिन। अब तीसरा अपन का प्रोटीन होगा अपन का एल्यूमिन। कौन सा होता है? एल्यूमिन प्रोटीन होता है। फाइब्रिन, ग्लोब्यूलिन और एल्यूमिन,
इस प्रकार के 3 प्रोटीन होते हैं और तीसरे का है प्रासरणीय क्रियाओं का नियमन करना होता है। प्रासरणीय क्रियाओं का नियमन करना होता है, क्रियाओं का नियमन। तो कणिकाओं में फर्स्ट अपन कणिका पढ़ते हैं तो आती है आरबीसी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आरबीसी का आप पूरा नाम बता सकते हैं क्या? वेरी इंपोर्टेंट है, कम से कम 10 या 15% की तो यही गलती हो जाएगी। कई कहेंगे रेड ब्लड सेल, अरे सेल होता नहीं है भाई, कोशिकाएं तो आरबीसी के अंदर होती नहीं है, कार्पल्स होता है, कणिकाएं होती है। इसका पूरा नाम रेड ब्लड कार्पल्स, सेल मत बोलना, यानी लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। इसको अन्य नाम से भी जानते हैं इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। अब इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि इरिथ्रोसाइट, इसका अन्य नाम है आरबीसी का आकार कैसा होता है? आरबीसी का आकार होता है उभयावतल, उभयावतल। आरबीसी का आकार उभयावतल होता है, लेकिन इसके अंदर भी उभयचर में उभयावतल होता है, और जिस प्रकार अपन कशेरुकी का कहते हैं, स्तनधारी का कहते हैं, तो उसके अंदर उभयावतल होता है, उभयचर। और कशेरुकी में, कशेरुकी में उभयावतल होता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब अपन देखते हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। बेहद इंपोर्टेंट है जीवन काल। 120 दिन का आरबीसी का क्या होता है? जीवन काल होता है। फिर वो क्या होती है? मृत हो जाती है आरबीसी। अब इसकी देखते हैं संख्या। संख्या के अंदर यदि देखते हैं तो मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर अलग अलग संख्या पाई जाती है। इसकी संख्या मेल के अंदर क्या होती है, कोई मुझे बता सकता है क्या? इसकी मेल के अंदर होती है 50 से 55 लाख। अब यहां पर एक समझने की बात है, मेल के अंदर आपने कह दिया 50 से 55 लाख, ये चीज भाई गलत है, क्योंकि पूरे शरीर में 50 से 55 लाख नहीं होती है, करोड़ों की संख्या में होती है। ये होती है पर घन के दायरे के अंदर, पर घन के दायरे के अंदर होती है। और फीमेल के अंदर इसकी संख्या होती है 45 से 50 लाख पर घन, 45 से 50 लाख पर घन। इस घन का ध्यान रखना। इस प्रकार पर एरिया जो घन का होता है उसके अंदर इसकी संख्या मेल एंड फीमेल में अलग अलग होती है। मेल में फीमेल की तुलना में क्या होती है? थोड़ी सी संख्या ज्यादा होती है। अब अपन इसके आगे समझते हैं कि आरबीसी के अंदर सेल होती है, जो आरबीसी कणिकाएं होती है उसके अंदर केंद्रक बिल्कुल होता नहीं है, केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक विहीन होती है। लेकिन ध्यान रखना, उभयचारी प्राणियों के अंदर ये केंद्रक युक्त होती है, उभयचारी प्राणियों के अंदर ये केंद्रक युक्त होती है। और इसमें भी कशेरुकी के अंदर भी, कोडेट के अंदर भी अपवाद स्वरूप होता है, अपवाद। ऊंट वे लांबा, ऊंट वे लांबा, जिसके अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है आरबीसी के अंदर। ऊंट तो आप जानते हैं, लांबा भी एक विदेशी पशु है, जानवर है, जिसके ऊपर घने सारे क्या होते हैं? बाल होते हैं, उसको अपन लांबा कहते हैं। अब इसके आगे क्या होता है देखना। आरबीसी की आकृति सामान्यतः डमलाकार या उभयावतल होती है, लेकिन यदि व्यक्ति को जब एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, तो व्यक्ति की आरबीसी हंसियाकार हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है।
और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है कि जब व्यक्ति को एनीमिया भी 2-3 प्रकार के होते हैं। एनीमिया रोग होता है रक्त अल्पता। एनीमिया रोग हो जाता है तो उसकी आकृति आरबीसी की कैसी हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है। और हंसियाकार आकृति हो गई है तो ऐसे व्यक्ति को कभी मलेरिया रोग नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एनीमिया रोग से ग्रस्त आरबीसी में मलेरिया रोग नहीं होता है, मलेरिया रोग नहीं होता है। अब आरबीसी का इंपॉर्टेंट फैक्टर और क्या है उसको देखते हैं अपन किस प्रकार का रहेंगे। अगले स्टेप पर देखते हैं तो आरबीसी का निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। कई दफे ये कंपटीशन में चीज आ चुकी है। और आरबीसी के निर्माण प्रक्रिया किसमें होती है, पित्तक के रूप में होती है, पित्तक के रूप में होती है। अब इसके आगे वाला पॉइंट आएगा कि आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, यदि आपको वयस्क का पूछे तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा के अंदर, वयस्क अस्थि मज्जा। और यदि आपको पूछ लिया भ्रूण के अंदर आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है तो यकृत के अंदर होता है। और यकृत के अंदर भी मेसोडर्म के अंदर आरबीसी का क्या होता है, निर्माण होता है। यहां तक अपन पढ़ने के बाद में आरबीसी का अपन क्या आता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। जब आरबीसी 120 दिन के बाद में मृत होती है तो वो कब्रिस्तान कौन सा होता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान होता है प्लीहा। ये प्लीहा क्या है, आरबीसी का कब्रिस्तान है। अब इस प्लीहा को अपन पढ़ते हैं कि आखिर ये प्लीहा क्या है। तो देखना प्लीहा क्या होता है, एक अमाशय के पास में सटीक संरचना होती है प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान है और होती कहां पर है, अमाशय के पास में हल्की सी छोटी सी संरचना होती है इसकी। शरीर का इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं, प्लीहा को क्या कहते हैं, शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। शरीर का इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं, किसको, प्लीहा को। शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन है, प्लीहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन होती है, प्लीहा होती है। और एक मैंने आपको बताई थी, जब एनीमिया रोग होता है तब हंसियाकार हो जाता है आरबीसी की आकृति, और ऐसे व्यक्ति को कभी मलेरिया रोग नहीं होता है। लेकिन मलेरिया रोग में प्लीहा का आकार सट हो जाता है, बढ़ जाता है। मलेरिया रोग में इसका आकार बढ़ जाता है, किसका, प्लीहा का। मलेरिया रोग में आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अपन ने अभी देखा आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब अपन देखते हैं हिम प्लस ग्लोबिन, इसके अंदर हिम की परसेंट की मात्रा होती है 5%।
और इसकी होती है 95% ग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। यदि हीमोग्लोबिन से आयरन को निकाल दिया जाता है तो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। यदि हीमोग्लोबिन से क्या निकाल दिया जाता है? आयरन को निकाल दिया जाता है तो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा हो जाता है? बैंगनी हो जाता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। तो कह सकते हैं एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं के साथ क्या करता है? क्रिया करता है। ये मान लीजिए Hb है, O2, 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 O2। इस पूरे ऑक्सीजन का घमन अपन के शरीर में कौन करवाता है? हीमोग्लोबिन वर्णक करवाता है। इसी कारण इसको हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? ऑक्सी वर्णक कहते हैं। ऑक्सी वर्णक भी कहते हैं। किसको? हीमोग्लोबिन वर्णक को ऑक्सी वर्णक यानी कि श्वसन वर्णक। किस कारण कहते हैं? क्योंकि ये एक अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं के साथ में क्रिया करके ऑक्सीजन का शरीर के अंदर क्या करवाता है? परिसंचरण करवाता है। इसके आगे अपन अब पढ़ते हैं कि जब आयरन इसमें रहता है तो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा रहता है? लाल रंग रहता है। किस प्रकार का? लाल। यदि ये आयरन अगर बाहर निकाल दिया है तो कैसा रंग हो जाएगा? बैंगनी रंग हो जाएगा। अब अपन कहते हैं कि हीमोग्लोबिन की संख्या कितनी होती है? किस प्रकार मेल एंड फीमेल में इसका संख्या का अनुपात होता है उसको देखना। हीमोग्लोबिन की मात्रा कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें? बच्चों में पाई जाती है हीमोग्लोबिन की मात्रा। फिर वयस्क में पाई जाती है, और वयस्क में भी मेल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, फीमेल में उससे कम होती है हमेशा। क्यों? आप एक प्रैक्टिकल करके देख लेना। पहाड़ी क्षेत्रों पर जाने के बाद अपन का वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन की श्वसन वर्णक की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अपन कहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों ऊपर जाने पर एकदम एनर्जी की उत्पत्ति होती है शरीर में, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। तो इसमें पुरुषों के अंदर अपन कहते हैं कि हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा पाया जाता है। 14 से 16 ग्राम पर ml। 14 से 16 ग्राम पर ml पाई जाती है। किसके अंदर? पुरुषों के अंदर। और फीमेल के अंदर इसकी मात्रा थोड़ी क्या रहती है? कम रहती है। फीमेल के अंदर 12 से 14 ग्राम पर 100 ml। 12 से 14 ग्राम पर 100 ml पाई जाती है इसका। अब इसका श्वसन वर्णक अगर क्रम देखना चाहें, हीमोग्लोबिन का क्रम, ग्लोबिन का क्रम अगर आप देखना चाहें तो कभी भी प्रश्न पूछ लिया ना, सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन का क्रम किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो अपन कहेंगे भ्रूण में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन क्रम के आधार पर सबसे ज्यादा होता है। तो कहेंगे भ्रूण। मैं इसका क्रम लिख देता हूं। भ्रूण के बाद में शिशु के बाद में वयस्क में भी सबसे पहले मेल, फिर बाद में फीमेल, और इसके बाद में प्रौढ़ावस्था के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्योंकि काम की प्रवृत्ति जितनी इसकी प्रौढ़ावस्था की है उससे ज्यादा कई वयस्क अवस्था की है, उससे भी ज्यादा कई भ्रूण की। क्योंकि एक बालक कितना भी दौड़ लेता है उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, और एक उसकी तुलना में वयस्क दौड़ता है तो थोड़ी दौड़ने के बाद में भी क्या हो जाती है? थकान महसूस हो जाती है। इस कारण हीमोग्लोबिन की मात्रा क्रम के आधार पर सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? भ्रूण के अंदर पाई जाती है। अब अपन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन इसके अंदर
इस प्रकार क्रम से विस्तृत होता है। सेकंड अपन की रक्त कणिकाएं आती है WBC, उसको देखते हैं। रक्त की कणिकाओं में सेकंड कणिकाएं आती है अपन की WBC। अब इसके अंदर व्हाइट ब्लड सर्कुलेस और कणिकाएं कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, कार्पल्स। अब अपन इसके अंदर देखते हैं कि WBC को अन्य नाम से किससे जानते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इसका अन्य नाम है। इरिथ्रोसाइट था अपन का किसका? आरबीसी का, इसका ल्यूकोसाइट है। अब इसके अंदर कोशिका विभाजन इसके आरबीसी के अंदर अपन की कोशिका नहीं थी, उसके अंदर किसी प्रकार का विभाजन नहीं था। इसी के अंदर किसी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। और आरबीसी के अंदर अपन ने देखा था कि केंद्रक भी एब्सेंट था, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक क्या होता है? प्रेजेंट होता है, केंद्रक पाया जाता है। अब इसमें देखते हैं इसकी संख्या कितनी होती है। वेरी इंपोर्टेंट है। इसकी संख्या अलग अलग मिलेगी आपको, एनसीईआरटी बुक के अंदर अलग है, कई गाइडों के अंदर अलग है। तो अपन एवरेज कह सकते हैं 6000 से 12,000 पर घन तक इसकी क्या होती है? शरीर के अंदर संख्या होती है। अब इसके बाद में अपन कह सकते हैं कि इसकी आकृति का अगर अपन के नाम आता है तो इसकी आकृति किसी प्रकार की कोई निश्चित नहीं होती है। इसी कारण अपने एक छोटा एक कोशिकीय जीव देखा था अमीबिया, वो अपनी आकृति क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। इसी कारण कोई निश्चित नहीं होने के कारण इसकी आकृति को अपन कह सकते हैं अमीबोइडीय आकृति का होता है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं इसका जीवन काल कितना का होता है। जीवन काल आरबीसी का जीवन काल था 120 दिन, इसका होता है 5 से 6 दिन तक, 5 से 6 दिन का इसका जीवन काल होता है, जीवन काल। अब इसमें एक वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है WBC का। आरबीसी का कार्य तो क्या था? श्वसन को शरीर में पहुंचाने का, O2 का पहुंचाने का कार्य था। किसके माध्यम से? हीमोग्लोबिन वर्णक के माध्यम से। इसका कार्य है सूक्ष्म जीवों से क्या करता है? रक्षा करता है। कह सकते हैं कि शरीर में इसका कार्य क्या है? प्रतिरक्षा का कार्य है। इसी कारण प्रतिरक्षा का कार्य करने के कारण इसको कहते हैं वृहद भक्षक भी कहते हैं। सूक्ष्म जीवों से शरीर के लिए क्या करता है? रक्षा का कार्य करता है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं एक वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, इसकी संख्या होती है 6000 से 12,000 तक। लेकिन वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक चीज होती है कि यदि इनकी संख्या एलर्जी के समय बढ़ने लगती है, एलर्जी के समय इसकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है। तो अपन इसकी संख्या बढ़ने को एक रोग हो जाता है। जब अपन कह सकते हैं इसकी संख्या 1,00,000 को क्या कर गई है? WBC की संख्या को पार कर गई है, तो एक व्यक्ति को रोग हो जाता है ल्यूकेमिया रोग, जिसे कहते हैं रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर। जब इसकी संख्या एलर्जी के समय क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया रोग यानी कि ब्लड कैंसर रोग कहते हैं। इसकी संख्या जब ऊतकों के माध्यम से बढ़ती है तो हिस्टामिन भी इसको कहते हैं। मास्ट के कारण बढ़ती है तो इसको मास्ट कोशिका में हिस्टामिन भी कहा जाता है। अब अपन को एक देखना है कि लास्ट थर्ड रहती है प्लेटलेट्स या बिंबाणु, वो क्या है उसको देखना। थर्ड कणिका है प्लेटलेट्स या बिंबाणु। अब
इसको अन्य नाम से भी अपन जानते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। तीसरी कणिका अपन क्या आती है प्लेटलेट्स या विमाणु या थ्रोम्बोसाइट। ये कणिकाएं संख्या में कितनी होती है उसको देखना है, तो संख्याओं में ये होती हैं 1.5 लाख से 3 लाख पर घन, 3 लाख पर घन के अंदर होती है ये। अब इसमें इसका आकार अपन कह सकते हैं उसी प्रकार निश्चित नहीं होता है। जीवन काल इसका होता है 10 से 12 दिन का जीवन काल, 10 से 12 दिन का। थर्ड पॉइंट के अंदर इसका निर्माण आता है, तो वहीं पर वापिस इसका निर्माण होता है जिस प्रकार आरबीसी का डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो निर्माण है अस्थि मज्जा के अंदर, निर्माण अस्थि मज्जा के, अस्थि मज्जा के अंदर। इसके बाद में इसका अगला पॉइंट आता है कि इसकी यदि शरीर में कमी हो जाती है, थ्रोम्बोसिनिया कहते हैं। शरीर में कमी को क्या कहते हैं थ्रोम्बोसिनिया, थ्रोम्बोसिनिया। शरीर में इसकी क्या हो जाती है कमी हो जाती है, तो थ्रोम्बोसीमिया कहते हैं। इस कमी के कारण या थ्रोम्बोसीमिया के कारण इसमें रक्त का क्या नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो अपन कह सकते हैं प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, शरीर में रक्त के थक्के का निर्माण करना होता है। यदि इसकी अधिकता हो जाती है तो इसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। अधिकता को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि प्लेटलेट्स की शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो थ्रोम्बोसिनिया कहते हैं, जिससे रक्त थक्का नहीं बनता है। और यदि इसकी शरीर में अधिकता हो जाती है संख्या की तो इसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, जिससे क्या होता है कि रक्त वाहिकाओं के अंदर क्या होने लग जाता है, जमने लग जाता है। रक्त वाहिकाओं में जमने लगता है, जिससे हृदय संबंधी क्या होती है ज्यादा बीमारियां होती है। हृदय संबंधी जितनी भी बीमारियां होती है वो प्लेटलेट्स की क्या संख्या बढ़ने के कारण होती है। अब इसके अंदर कह सकते हैं कि ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती है, यानी कि मेमेलिया वर्ग के अंदर पाया जाता है। प्लेटलेट्स किसमें, कशेरुकी में, कशेरुकी के अंदर ही पाया जाता है। अब रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो यहां पर भी एक ध्यान रखने योग्य बात है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको। जब रक्त का थक्का नहीं बनता है तो इस रोग को क्या कहते हैं, हीमोफीलिया रोग भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। रक्त का थक्का नहीं बनता है तो इस रोग को क्या कहते हैं, हीमोफीलिया रोग कहते हैं। इस रोग के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है और इस रोग को अन्य नाम से भी जानते हैं राजशाही रोग, क्योंकि ये राजघराने का योग है। क्यों, विक्टोरिया महारानी के उत्तर में इस रोग की क्या हुई थी, पुष्टि हुई थी। इसके अंदर भी ध्यान रखना, वाहिक कौन होता है, मादा होती है, और रोगी कौन होता है, रोगी नर होता है। ये रोग मादा वाहिका कार्य करती है और रोगी कौन होगा, नर होगा इस रोग के अंदर। अब डेंगू रोग में भी प्लेटलेट्स की संख्या में क्या आती है, कमी आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। डेंगू रोग में किसकी कमी आती है, प्लेटलेट्स की कमी आती है।
तो दोस्तों ये थी अपन की रक्त की कार्यवाही, जिसके अंदर अपन ने वर्गीकरण भी पढ़ा था, रक्त की बेसिक जानकारी भी पढ़ी थी और रक्त की 3 कणिकाएं भी पढ़ी थी। अब परिसंचरण का अगला पार्ट जो भी रहेगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में रहेगा। आशा करता हूं कि आज की आपको क्लास बेहद पसंद आई है। अगर जरूर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। थैंक यू।